For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. ओके गाइस, उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक ये लंबी सी दिखने वाली केस स्टडी डिसीजन मेकिंग यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग एज वेल एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड उम्मीद है पढ़ ली हो। आइए डिस्कस करते हैं अभी नाउ। आदित्य ग्रुप एजी कह देता हूं, was established in 1975. ओके, काफी पुरानी कंपनी है। Manufactures and sells electronic personal grooming and beauty products. Okay guys, तो electronic grooming and beauty products something like कुछ में भी इलेक्ट्रॉनिक प्लकर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कुछ रेजर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है व्हाटएवर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फेस को सुंदर सुंदर बनाने के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ग्रुप की 200% सब्सिडरीज हैं, एक ऑस लिमिटेड, एक एएनजी लिमिटेड। तो ये एजी की ऑस लिमिटेड है एक सब्सिडरी और एक एएनजी लिमिटेड है। चलो, कह रहे ऑस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कर रहे लग्जरी प्रोडक्ट्स, ये लोग बनाते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स। और केटर कर रहे हैं नीश कस्टमर्स को हु प्रेफर स्पेशलाइज्ड पर्सनल ग्रूमिंग एंड ब्यूटी केयर। ठीक है जी, ये लोग जो है नीश कस्टमर्स को जो है केटर करते हैं, हु प्रेफर स्पेशलाइज्ड। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड कस्टमर्स के लिए हैं। एएनजी डेली रेगुलर ब्यूटी ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट्स, तो रेगुलर प्रोडक्ट्स कह देता हूं। That has wide reach within the market. Okay, factories of both are located in India, दोनों। ठीक है, तो इसकी मार्केट जो है नीश मार्केट है, इसकी वाइड मार्केट है। कह रहा है दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो है सोल्ड टू होलसेलर्स करते हैं और सप्लाई वो लोग करते हैं इन दी मार्केट। तो कहने का मतलब ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग होलसेलर्स को दे रहे हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स को देते हैं, कस्टमर्स को फिर आगे रिटेलर्स देते हैं। तो ये इनका सिस्टम चल रहा है। आदित्य ग्रुप परचेजेस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट्स। ठीक है जी, दोनों जगह से खरीदते हैं। एडिशनली सर्टेन प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस लिमिटेड। ओके, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कैन बी एनहांस्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एएनजी। तो एएनजी से यहां पर भी ट्रांसफर, तो ट्रांसफर भी हो जाता है, ट्रांसफर भी है। Therefore, as per the production requirements, OS Limited sources some products from ANZ Limited। तो कुछ कंपोनेंट्स जो है यहां से यहां चले जाते हैं। ठीक है जी, आगे बताओ। कहता है एजी आदित्य ग्रुप जो है हैज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सेटअप। तो इनके सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सेटअप है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बेसिक पॉलिसी डिसीजंस for functions such as production planning, sales, client relationship, finance, human resource are handled by group level। तो सुनो जी, ये जो प्रोडक्शन है वो लोग करते हैं, बाकी जो है प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स, क्लाइंट रिलेशनशिप, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ग्रुप लेवल पे होती हैं, ये ग्रुप लेवल पे होती है। ठीक है जी। इंडिविजुअल यूनिट्स ऑस लिमिटेड और एएनजी लिमिटेड कॉन्सेंट्रेट करती हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग अलोन, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सब्सिडरीज ये सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो ग्रुप है उनका हेड जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स, क्लाइंट रिलेशनशिप, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा करता है। अबाउट यू, आप कौन हो जी? आप अपना रोल समझ लो। यू आर द असिस्टेंट मैनेजर इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आदित्य ग्रुप एंड हेडेड बाय डायरेक्टर फाइनेंस। तो डायरेक्टर फाइनेंस आपके ऊपर है मिस एल्सा। You assist and report to Miss Fiona, manager of your department। तो आपकी हायरार्की में हालात क्या हैं? एल्सा के नीचे ये कौन है? फाइनेंस डायरेक्टर।
फियोना है जो कि मैनेजर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड आप यू आर असिस्टेंट मैनेजर। चलो और बताओ। समटाइम्स यू ऑल्सो असिस्ट डायरेक्टर फाइनेंस, तो आप इनको भी असिस्ट करते हो, इनको भी असिस्ट करते हो। एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों को, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स फॉर बोर्ड मीटिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, तो आप दोनों को जो है असिस्ट करते हो, स्टाफ ट्रेनिंग्स, सारी चीजों के लिए। अब बिजनेस सिचुएशन 1 क्या है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, कह रहा है येस्टरडे 5:15 PM पे आपको एक मेल आई मिस एल्सा से, डायरेक्टर से, सीसी था फियाना को, मैनेजर को। एल्सा ने कहा एक काम करो, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ, कोटेशन देनी है न्यू कस्टमर को। शी इन्फॉर्म्ड यू दैट द कस्टमर कैन ऑल्सो मेंटेन लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन। इसका मतलब रिपीट ऑर्डर भी आ सकता है, विदास आ सकता है। यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिकेशन फ्रॉम सेल्स मैनेजर, तो आपको सेल्स मैनेजर से जो है इंफॉर्मेशन करके आपको डिसाइड करना है। चलो आगे देखते हैं। कहते हैं यू हैव बीन कॉल्ड बाय मिस फियोना, ओके, अब आपके मैनेजर ने आपको बुलाया 10 मिनट बाद, टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रिसीव फ्रॉम सेल्स मैनेजर विच द कोटेशन हैज बीन कोटेड, ठीक है जी, फॉर विच कोटेशन हैज बीन कोटेड, हैज टू बी कोटेड। अभी कोटेशन जिसके लिए करनी है उसके लिए सेल्स मैनेजर से डिटेल मंगानी है आपको, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। फियोना ने ये भी कहा है कि रिक्वेस्टेड यू टू गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लो, और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के बाद ड्यू टू एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप के लिए ऑस लिमिटेड वांट्स टू हैव द कस्टमर, द सेल्स मैनेजर वांट्स टू कोट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, मिनिमम प्राइस दोस्तों क्या होता है, मार्जिन मत कमाओ, बस रेलिवेंट कॉस्ट रिकवर कर लो, इतना तो रिकवर करेंगे ही, रेलिवेंट कॉस्ट रिकवर कर लो। ऑस लिमिटेड करेंटली हैज सम स्पेयर कैपेसिटी, फालतू कैपेसिटी है, दैट इज गुड फॉर अस, ऑस लिमिटेड की, एंड कैन बी यूटिलाइज टू केटर दिस एंटायर ऑर्डर, इस ऑर्डर के लिए पूरी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। देयरफॉर द रेलिवेंट कॉस्ट हैज टू बी कंसिडर्ड टू अराइव एट द कोर्ट। वो नहीं भी बताता तो मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज रेलिवेंट कॉस्ट, उसने बोल भी दिया है, अच्छी बात है। आफ्टर द मीटिंग योर रिपोर्टिंग ऑफिसर से, दैट इज आपके मैनेजर फियोना से, you mailed to various concerned departments requesting for data कि डेटा दो मेरे को भेजो। The following information has been obtained in relation to the contract। आज अब 10:05 पे, ये शाम को सारा मामला था, फिर ऑफिस बंद हो गया होगा। अब अगले दिन जो है 10:05 पे आपको ईमेल आई है प्रोडक्शन मैनेजर से, वो हैज इन्फॉर्म कि 40 टन ऑफ मटेरियल डीएक्स चाहिए होगा, और मटेरियल इज इन रेगुलर यूज। रेगुलर यूज का मटेरियल दोस्तों हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी, इसकी जो करंट परचेज प्राइस है वो होगी, ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। वो कह रहा है 5 टन हमारे पास ऑलरेडी है 350 का, ये संक कॉस्ट है, ये रेलिवेंट है। सेल वैल्यू ऑफ द मटेरियल इन्वेंट्री 240, ये भी रेलिवेंट है हमारे लिए। रेलिवेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो अभी खरीदेंगे तो कितने का होगा, वो हमारे लिए रेलिवेंट है, करंट परचेज प्राइस। तो 380 विल बी दी परचेज प्राइस, और 40 टन जो है दोस्तों हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए अगर आप नीचे रिक्वायरमेंट भी पढ़ते हैं तो रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट द रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है ना दोस्तों, क्या निकालना है, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू अस। यू मस्ट प्रेजेंट योर आंसर इन अ शेड्यूल क्लियरली शोइंग, क्या क्लियरली शो करना है दोस्तों, रेलिवेंट कॉस्ट वैल्यू for each item, and also explain करना each relevant cost value you have to include in your schedule, and why values have been excluded, not relevant, ignore taxation, time value of money। तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी तरफ से एक सुंदर सुंदर स्टेटमेंट बना सकते हो। हम लोग क्या कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट, ये ए लिखा है या 1 लिखा है, इन्होंने 1 लिखा है, 1 स्टेटमेंट शोइंग relevant cost for the special order,
ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, सॉरी, ऑफ द स्पेशल ऑर्डर। चलिए दोस्तों, क्या करना है आपने, कॉलम्स बनाने हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। स्टेटमेंट जिस तरीके की हम लोग बनाते हैं तो उसी फॉर्मेट के हम लोग स्टेटमेंट जो है बना लेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने कॉलम्स कैसे बनाने, कितने बनाने देख लो। एक तो दोस्तों हम लोग बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, एक बनाएंगे रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट का, फिर ये टाइप ऑफ कॉस्ट बताएंगे कि भाई ये कैसी कॉस्ट है, और एज द केस में भी अमाउंट ऑफ कॉस्ट। सो पर्टिकुलर्स, जैसे टाइप ऑफ कॉस्ट यहां कह दो बेशक रेलेवेंट oblique irrelevant and amount of cost of cost rupees। तो दोस्तों शुरुआत से सबसे पहले लेते हैं मटेरियल डीएक्स। देखो आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है। एक तो उसने आपको क्या बोला है, जस्ट हैव अ लुक। उसने आपको कहा है प्रोडक्शन मैनेजर जो है आपको क्या डिटेल्स दे रहा है, वो कह रहा है 40 टन चाहिए डीएक्स का, और 380 जो है हमें करंट परचेज प्राइस है, और करंटली देर आर 5 टन्स इन इन्वेंट्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, आपने क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहली चीज लिखनी है मटेरियल डीएक्स, ठीक है जी। इसकी मटेरियल डीएक्स की दोस्तों हमें ओरिजिनल परचेज कॉस्ट तो संक कॉस्ट होती है, और रेलेवेंट इररेलेवेंट को हम R/I लिख रहे हैं। तो ये तो इररेलेवेंट है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं आगे। हाँ, इसकी जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है दैट इज से टू बी परचेज वैल्यू, वैसे आप चाहो तो ये नेट सेल प्रोसीड्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्टॉक भी कह दो, ऑफ स्टॉक। ये जो है irrelevant for decision making है। Why? Because this is not opportunity cost. Opportunity cost is the cost of next best opportunity, and this is the opportunity cost. Which is the opportunity cost? जो मटेरियल फ्रेश परचेज प्राइस है। तो ये इन स्टॉक वाले का और टू बी परचेज्ड वाले का ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, जो रेलिवेंट है, हमारी जेब से जाने वाला है। तो ये कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 जो है हमारा ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक था इंटू ₹380, एंड दूसरा इसी तरीके से अगर लें तो 35 मल्टीप्लाइड बाय ₹380, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी हमारी। सो दोस्तों ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट जो है हम लोग लिख लेते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं। आइए, ये रहा हमारा रेलेवेंट कॉस्ट। 380 इंटू 5 निकालते हैं। 380 इंटू 5 इज इक्वल टू 1900। मेमोरी में डाल दिया।
और 380 इंटू 35 13,300 इसको भी मेमोरी में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपका 40 टन्स का जो है हिसाब किताब सेट हो जाएगा। टोटल करेंगे तो ये दोनों मिला के 15,200 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। फर्दर इन रिगार्ड्स टू द कंपोनेंट्स, ये इन्फॉर्म किया गया आपको कि 4,000 कंपोनेंट जो है विल बी रिक्वायर्ड, 4,000 चाहिए होंगे। ठीक है, एंड दीज कुड बी बॉट एक्सटर्नली फॉर ₹15, 15 रुपए के खरीद सकते हो। तो 4,000 इंटू 15 60,000 रुपए का खर्चा हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली क्या है, ये ANZ लिमिटेड सप्लाई कर सकती है, अच्छा हमारी सब्सिडरी जो है, और मेन ग्रुप की सब्सिडरी। और वो कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर प्रोड्यूस करेंगे ANZ लिमिटेड को 8 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, ANZ के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, गुड, किसके लिए, 2500 कंपोनेंट्स के लिए, विदाउट अफेक्टिंग एबल टू सेटिस्फाई इट्स ओन कस्टमर्स। तो भाई 1500 तो फिर इन्हें बाहर से खरीदना पड़ सकता है, लेकिन वो कह रहा है लेकिन 1500 कंपोनेंट जो है अगर ऑस लिमिटेड ANZ लिमिटेड से ही लेती है तो उस केस में इन्हें 50,000 रुपए की एक्सटर्नल सेल जो है वो फोरगो करनी पड़ेगी, जिसपे कंट्रीब्यूशन 40% होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी 20,000 होगी, 50,000 का 40%। कहता है टू हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्वालिटी कंपोनेंट इट इज अज्यूम दैट ऑस लिमिटेड वुड प्रोक्योर एंटायर रिक्वायरमेंट 4,000 कंपोनेंट्स या तो ANZ लिमिटेड से या एक्सटर्नली। अच्छा, सारा एक ही जगह से लेना है। तो देखो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए, या तो 15 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 4,000 दैट इज 60,000 एक्सटर्नली, या फिर 8 रुपए इंटू पूरा ही ले लेता हूं 4,000 यूनिट्स, 8 was 32 प्लस इस 50,000 पे जो 40% कंट्रीब्यूशन है दैट इज से 20,000 प्लस 32,000 52,000। तो देखो सेम क्वालिटी के लिए लेना पड़ रहा है, नहीं तो भाई वैसे अगर उसने सेम क्वालिटी का मसला नहीं बोला होता तो मैं कहता यार 2500 जो है अपने ANZ से ले लो और 1500 जो है बाहर से ले लो, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है सच। ये तो काफी पड़ रहा है, बट एज सच एक ही क्वालिटी का लेना है, इसीलिए 52,000 इज बेटर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन दिखा देंगे। और ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी आदित्य ग्रुप की फॉर सेल्स बिटवीन यूनिट्स गोल कन्ग्रुएंस के हिसाब से। ठीक है जी, जो मेन ट्रांसफर प्राइसिंग भी आ गया इसमें कि गोल कन्ग्रुएंस कोई वो नहीं है, जो सही लगेगा उस पर करेंगे, तो 52,000 पे ही करेंगे। एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग गुड्स वुड बी अलाउड टू चार्ज एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोल भी रहा है इंटरनल डिमांड के लिए, while purchasing unit should ensure that the company is not at loss। ठीक है जी, तो दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू से, ये क्या है, इसका नाम क्या है, कंपोनेंट हमें जो चाहिए, तो कंपोनेंट 4,000 यूनिट्स का चाहिए। सो लेट अस सी, यहाँ फिर लिखते हैं नेक्स्ट चीज, ये अभी हम लोगों ने मटेरियल X ले लिया था, अब कंपोनेंट ले लेते हैं। अब कंपोनेंट में दोस्तों दिस और दिस विच एवर इज लोअर लेना है, तो आपने क्या करना है, एक तो एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, दैट इज टू से 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹15 इज इक्वल टू ₹60,000, और या तो ये वाला हमें जो 60,000 रुपए है दिस, या फिर हम लोग वहां से ANZ से लेंगे। तो ANZ से लेंगे तो उस केस में ट्रांसफर फ्रॉम ANZ लिमिटेड, तो उस केस में इनकी जो रेलिवेंट कॉस्ट है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 4,000 यूनिट्स की इंटू ₹8 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज टू से हमारा ₹50,000 का 40%,
इसका मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल, इसका मतलब है हमारा 20,000. सो दिस इज ₹32,000 प्लस ₹20,000. सो आप ऐसा कह सकते हैं, इसको यहां नीचे लिख देता हूं, दिस प्लस दिस इकट्ठा लिख देता हूं, इज इक्वल टू ₹32,000 प्लस ₹20,000. दैट इज से ₹52,000. सो दोस्तों ये हमारा कम है, विच एवर इज लोअर लेना आपने, राइट? सो अकॉर्डिंगली विच एवर इज लोअर, सो अकॉर्डिंगली आपने ये ले लेना है, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट और दिस. सो दोस्तों कंपोनेंट की जो हमारी कॉस्ट है, पहली चीज तो हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी ले रहे हैं यहां पर, ₹52,000. और उसमें आ क्या क्या रहा है? उसमें आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ANZ लिमिटेड. Since it is lesser than external purchase cost. चलिए, तो सिंपल ये हो गया. अब आपने क्या करना है दोस्तों? अब आपने आगे बढ़ना है. वापस से आ रहे हैं क्वेश्चन पे, आ गया हूं. हियर वी गो. नेक्स्ट दोस्तों वो कहता है ये हमारा यू गॉट एन ईमेल फ्रॉम पर्सनल मैनेजर 10:45 पे, और इन्फॉर्म किया है 2,000 हाई स्किल्ड लेबर के आवर्स रिक्वायर्ड होंगे. और इसमें जो है हमारी ग्रेड ऑफ लेबर को हम लोगों ने कैसे पे करना है, ₹5 पर आवर पे करना है. और शॉर्ट सप्लाई है स्किल्ड लेबर की, और उसको हम लोग जो है इंक्रीज नहीं कर सकते सिग्निफिकेंटली शॉर्ट टर्म में, तो भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी. और अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटली एंगेज्ड हैं, वो प्रोडक्ट जी बनाते हैं, 4 घंटे में 1 यूनिट बनती है, और उसमें कंट्रीब्यूशन आता है 24. इसका मतलब डिवाइड बाय 4 आवर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ₹6. तो 6 प्लस 5 टोटल ₹11 की हमारी रेलिवेंट कॉस्ट हुई, वही हम लोग दिखा देंगे. आइए लिखते हैं इन्हीं चीजों को. हियर वी गो. So guys, you can say this is direct labor cost. ₹5 का देखिए उसने आपको क्या बोला है, ₹5 इज जो उनके वेजेस हैं, और ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. चलिए देखते हैं. वेजेस पेएबल, तो ये दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 2,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5. So this of course is out of pocket cost. रेलिवेंट कॉस्ट ऑब्वियसली, ये रेलिवेंट कॉस्ट है. आउट ऑफ पॉकेट हमारी जेब से एक्स्ट्रा जाने वाला है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. तो 2,000 इंटू 5 ₹10,000 हो गया. इसके अलावा दोस्तों सेकंड चीज है हम इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप इसे कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन प्रोडक्ट जी. कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन प्रोडक्ट जी. जी प्रोडक्ट था, देखें जरा एक बार, जी था, जी 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 है, बिल्कुल. वापस आते हैं, तो 2,000 आवर्स इंटू ₹6. सो दोस्तों 6 इंटू 2 12,000 हो गया. ये ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रिलेवेंट है, 12,000 है.
नेक्स्ट फिर बारी आती है दोस्तों डायरेक्ट लेबर के बाद अगली चीज आती है, हमें चाहिए एक वापस हटा रहा हूं इसे, हटा दिया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ दोस्तों, और क्या कह रहा है हमें, और क्या चाहिए, कहते हैं इसके अलावा इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर स्पेशलिस्ट मशीन, और वो मशीन जो है किराए पे ली जा सकती है 15,000, और एक तो चीज क्या है, एक कॉस्ट है 15,000, या फिर इसको 50,000 की खरीद सकते हो और फिर उसको बाय करके 30,000 का बेच सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप इसको 5,000 रुपए की मॉडिफिकेशन कॉस्ट खर्च करके इसको दूसरी एसेंशियल मशीन 45,000 रुपीज की के लिए इस्तेमाल कर लोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 50,000 में देखो 30,000 अगर हटाते हैं तो यार ये तो बेकार है, 20,000 रुपए नहीं, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 5,000 और खर्च करके 45,000 की वैल्यू की मशीन इस्तेमाल कर लेंगे। तो कहने का मतलब हमें 10,000 का नुकसान होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। दिस और दिस विच एवर इज लेस, है ना, दिस और दिस विच एवर इज लेस, ये आपको दिखाना है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने यही चीज करनी है। 10,000 जो है इनकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। दीज कॉस्ट, वो क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज पेबल बाय ऑस लिमिटेड whether it hires या buy the machine, and the cost of 12,000 in respect of new contract total cost। ठीक है जी, शुरू करते हैं दोस्तों, here we go। सो ये हमारा आ गया है डायरेक्ट लेबर के बाद हमारी नेक्स्ट चीज आ गई है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। वैसे आपको मैं यहां पर लिख देता हूं हायर चार्जेस ऑफ मशीन, प्लांट जो भी है वो वर्ड जो भी यूज कर रहा है, मशीन यूज कर रहा है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन। irrelevant है, why, since this cost is more than the other option। भाई हमारे लिए खर्चे हमें कम करने का शौक है, तो हम दूसरा ऑप्शन खर्च करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, सिंपल है, ऐसा कह सकते हैं आप, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन net of its value at end after incurring modification cost। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां ₹15,000 है रेंट। इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ₹50,000 की मशीन खरीदेंगे, 5,000 की मॉडिफिकेशन खर्च करेंगे, 45,000 की एक दूसरी मशीन के काम आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें 10,000 रुपए की कॉस्ट हुई। दिस और दिस इज विच एवर इज लोअर, जो हमें नुकसान है वो कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट है, इज 10,000 इज बेटर फॉर अस। सो हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे लिए दिस और दिस विच एवर इज लेस, तो आपने कहनी है $10,000 रेलिवेंट कॉस्ट है, ये नेट यूजेज कॉस्ट सिंस इट इज लेसर, ये कम है इसीलिए ये रेलिवेंट कॉस्ट है। चलिए और देखते हैं इससे आगे और क्या है, हटाने लगाओ। नेक्स्ट, तो ये 10,000 ले लिया,
हटा दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक these costs would be total 12,000, ये क्या है, बीच में मिस हो गया। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन आर पेबल बाय ऑस वेदर इट हायर्स और बायज, एंड ये 12,000 रुपए फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको भी लिख देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। और दोस्तों ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो ये रेलेवेंट है इसलिए। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो है ऑफ मशीन, आउट ऑफ पॉकेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये रेलेवेंट है। कितना है ये दोस्तों, है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट 12,000, ये रेलेवेंट है। नेक्स्ट, ये हो जाने के बाद अगला वापस आ रहे हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, कह रहा है सुपरवाइजर भी है एक, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सुपरविजन में एग्जिस्टिंग मैनेजर एक लग रहा है, जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 थी, कमिटेड है, ये रिलेवेंट है। सफिशिएंट कैपेसिटी है इनके पास टू कैरी आउट, लेकिन इसको बोनस मिलेगा 5,000 फॉर एडिशनल वर्क, ये रिलेवेंट है। तो आपने क्या करना है, आइए सुपरवाइजर सैलरी is committed fixed cost, ये irrelevant है, नहीं लेंगे। हाँ, ये जो हमारा बोनस दे रहे हैं सुपरवाइजर को, ये रेलेवेंट है, ये आउट ऑफ पॉकेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसी प्रपोजल की वजह से रेलेवेंट 5,000 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, ये हो गया। वापस आ रहे हैं, हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस से लेके आ रहा हूं। अब देखिए डेवलपमेंट टाइम 15 घंटे डेवलपमेंट का है, और ये कॉस्ट 30,000 रुपए जो है ऑलरेडी भी इनकर्ड है, तो ये संक कॉस्ट है, ये लिख देंगे। फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है 20 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर, जनरल फिक्स ओवरहेड्स हैं, दिस इंक्लूड्स 5 जो है डिप्रिसिएशन, ये सारा जो है इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। आइए इन्हीं चीजों को लिख देते हैं। Here we go. Next one is development cost. ये संक कॉस्ट है, ये ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, ये इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है, इसलिए अमाउंट रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी, ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट है अगेन, ये भी जो है इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है, कंसिडरेशन में नहीं आएगा। और सिमिलरली डेप्रिसिएशन इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये मैं लिख भी देता हूं। कैश फिक्स ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड, ये ले लिया, और डेप्रिसिएशन जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट की अकाउंटिंग एंट्री है, नॉट कैश फ्लो, हेंस इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। चलिए दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से वापस जाना ऊपर, सबको सम अप करना है। 1900 प्लस 13,300 इज 15,200 प्लस 52,000 प्लस 10,000 62,000 प्लस 12,000 12
and then 10, 22, 22 and 12, 34,000, 34,000 और जोड़ा, इसके बाद 5,000 ये और है, तो इसमें 5,000 ये और जोड़ा, तो ये हमारा 116,200 आ गया। आप इसे कह सकते हैं टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रपोजल, 116,200, तो इतना ही चार्ज कर लेना चाहिए कम से कम। दैट इज इट। तो ये पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का समाप्त हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हटा रहा हूं इसको, क्वेश्चन पे ला रहा हूं वापस। इसके बाद दोस्तों आगे क्या कह रहा है, अच्छा ये एक बार आगे भी कहानी पहले पढ़ ही लें। मिस फियोना कॉल्ड यू एट हर प्लेस एंड आस्क्ड यू टू डू द फॉलोइंग। रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, क्लियरली शोइंग रेलेवेंट कॉस्ट वैल्यू दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। सेकंड कह रहा है डिस्कस टू प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज इन सेटिंग अप द प्राइस एज पर रेलेवेंट कॉस्टिंग। देखो रेलेवेंट कॉस्टिंग से अगर फिक्स करते हैं ना प्राइस, तो दो फर्क आ सकते हैं, दो दिक्कत आ सकते हैं। एक तो आ सकती है प्रॉफिट की रिपोर्टिंग में। दोस्तों प्रॉफिट की रिपोर्टिंग में कैसी आ सकती है, देखो ऐसा है, जिस मैनेजर ने भी इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाया उसने रेलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे करवाया, लेकिन एक्चुअल टोटल कॉस्ट तो ज्यादा है। तो जब उसे कहा जाएगा, जब एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा तो टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकलेगा। फिर उसके बाद जो है एज सच इस प्रोजेक्ट में प्रपोजल में लॉस आ रहे होंगे इस प्रपोजल की वजह से, तो उसको फिर बेचारे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ जी हमने रेलेवेंट कॉस्ट ही चार्ज की थी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि ये जो बंदा है जिसको हमने ऑफर दी है, वो बंदे से हम रेलेवेंट कॉस्ट ही चार्ज कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस केस में हम लोग जो है उससे कुछ कमा भी नहीं रहे और टोटल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर रहे, और फ्यूचर में रिपीट ऑर्डर्स आएंगे हमारे पास, और रिपीट ऑर्डर्स में वो सेम प्राइस एक्सपेक्ट करेगा हर बार। तो यार हम सेम प्राइस हर बार नहीं दे सकते भाई, सेम प्राइस, क्योंकि एक्चुअली क्या नया कस्टमर है, जैसे आप प्राइस अगली बार के लिए बढ़ा दोगे तो कहेगा यार ये तो तुमने गलत कर दिया मेरे साथ, तो हमने इसको स्पेशल ऑर्डर की तरह किया, लेकिन इसका बार बार हमारे पास ऑर्डर आएगा, तो बार बार ऑर्डर आएगा तो उस केस में हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी जो हैं जो रेगुलरली ये सामान खरीद रहे हैं उनको लगेगा यार हम ब्रांड के साथ लॉयल हैं, नए कस्टमर को इन्होंने जो है इतना दे दिया, हमें कुछ दिया नहीं है, तो एज सच हमें पेनल्टी पड़ रही है ब्रांड लॉयल्टी की। तो ये एक नुकसान जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर बारी आती है इससे नेक्स्ट, कह रहा है एक काम करो, अ मेमो फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर group has been circulated all officers group which stated my objective for the forthcoming years to reduce our quality cost। अपनी क्वालिटी की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिड्यूस करना चाह रहे हैं इन ईच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन आर वैल्यू क्रिएशन। ठीक है जी दोस्तों, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन एनालिसिस में पढ़ा था, और हमने जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 4 तरह की कॉस्ट पढ़ी थी। वो कह रहे थे कंपनी इज कीन ऑन बिल्डिंग रेपुटेशन फॉर क्वालिटी, रेपुटेशन बनानी है लेकिन क्वालिटी कॉस्ट कम कर रही है। फ्यू ईयर गारंटी भी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। मिस फियोना ने कहा है अपनी प्लेस पे बुला के, कहा है जरा मेरे को एक बात बताओ, एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स हाउ ईच टाइप ऑफ 4 क्वालिटी कॉस्ट। देखो दोस्तों 4 टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट पहले होती कौन सी है, एक प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, दूसरी अप्रेजल कॉस्ट होती है, उम्मीद है आप लोगों को याद होगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, अप्रेजल कॉस्ट होती है, तीसरी हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है, और फिर चौथी हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। ये 4 दोस्तों हमारी रेलिवेंट जो है हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आती हैं। अब उसने हमें क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, और आपको क्या करना है, प्राइमरी एक्टिविटी ईच ऑफ द एग्जांपल में आपने सेट करना है कि भाई हमें जो है आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी एक्टिविटी इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स। अब जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट की बात करें दोस्तों, इसमें आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम एक एग्जांपल देना तो एक ही एग्जांपल देते हैं। इसमें प्रिवेंशन कॉस्ट में जैसे हम ऑपरेशंस पे आते हैं, ऑपरेशंस का एग्जांपल देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा देते हैं। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराएंगे तो हमारा जो है ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होगा। या टेक एन एग्जांपल, आप अपनी
और ऐसे भी कह सकते हो मशीन की कैलिब्रेशन करा लो। ठीक है जी, आप अपनी मशीन की कैलिब्रेशन को चेक करा लो, तो भी जो है आपके फॉल्ट्स जो है नहीं आएंगे। तो एज सच इनके गारंटी क्लेम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो गारंटी क्लेम्स होते थे दे विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, अप्रेजल कॉस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो अप्रेजल कॉस्ट में दोस्तों आप बता सकते हो, लेट्स से इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का बता देते हैं। दोस्तों इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग अप्रेजल कॉस्ट की अगर बात करें, हम अप्रेज करते हैं, हम अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में इंस्पेक्शन करते हैं। अगर हम अपने सप्लायर के यहां पर टीक्यूएम इंप्लीमेंट करवा दें, अगर सप्लायर को कहें कि तुम टीक्यूएम इंप्लीमेंट कर लो, तो उस केस में वहीं पर इंस्पेक्शन हो जाएगी उनकी। तो उस केस में हमें जो है यहां पर उसको इंस्पेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग जो है वी कैन प्ले दिस गेम। ऑपरेशंस के बाद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। टॉक अबाउट इंटरनल फेलियर कॉस्ट। दोस्तों इंटरनल फेलियर कॉस्ट को भी हम लोग जो है ऑपरेशन से लिंक कर देते हैं। ऑपरेशन से कैसे लिंक करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग अपना रीवर्क कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करें, ट्रेनिंग दिलाएं अपने वर्कर्स को। तुम्हारी रीवर्क कॉस्ट और हमारी फॉल्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। इंटरनल फेलियर जो है इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटर्नल फेलियर में आप लिंक कर सकते हो आपका सर्विस। सर्विस में क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो, भाई सिंपल सी बात है, आप अगर डिजाइन स्टेज पे ऐसा डिजाइन बना लो, ऐसा डिजाइन बना लो कि भाई हम लोग देखो गारंटी करते हैं कि भाई हम कुछ साल तक की गारंटी करें, प्रोडक्ट क्लेम है एज सच हमारे पर। तो अगर हम डिजाइन स्टेज पे ही उसको इतना सही क्वालिटी का डिजाइन बना लें कि हमारे प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट ना हो, तो उस केस में हमें जो रिपेयरिंग, सर्विसिंग और जो हम लोग ने उनको गारंटी वारंटी दे रखी है, उसके हमारे खर्चे बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जितनी बातें मैंने बोली हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट की, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर आप लिख भी लेंगे उसके बाद, हटा रहा हूं इसको। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टू मेन इश्यूज। कौन से है, प्राइसिंग, व्हेन प्राइसिंग वर्क इज बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे अगर आपने प्राइस फिक्स किया कि सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट रिकवर कर रहे हो। एक तो प्रॉफिट रिपोर्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, द डिसीजन वेदर टू प्रोसीड विद द वर्क इज बेस्ड ऑन द रेलेवेंट कॉस्ट। तो उस केस में जब रूटीन रिपोर्टिंग होगी प्रॉफिट की, तो दैट विल बी ऑन नॉर्मल अकाउंटिंग, उसमें टोटल कॉस्ट होगा, तो सिस्टम टोटल कॉस्ट पे होगा। तो वर्क रिपोर्टेड जो है इसमें यहां पर लॉस दिख जाएंगे हमें, तो प्रॉफिट लोअर होंगे, या जैसे ये लॉसेस दिखेंगे, लॉसेस दिखेंगे, तो इस केस में मैनेजर को कहा जाएगा तुमने ऐसा ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कितने बेवकूफाना काम कर रहे हो, एक्सप्लेन करो, एंड इट विल बी देन अ हैसल, एंड उनको नहीं हमने रेलेवेंट कॉस्ट पे किया है। ठीक है जी। तो ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर उनके रिपीट ऑर्डर आते हैं इस कस्टमर के, तो रिपीट ऑर्डर में फ्यूचर वर्क में हमें ये दिक्कत आएगी कि अगर हम सेम कस्टमर को अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो फिर रोने लग जाएगा, नहीं मैं नहीं खेल रहा, नहीं तुमने तो लूट लिया मेरे को। एंड फिर इस केस में प्राइस एक बार आपने सेट कर दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते एकदम से, यू कैन नॉट डू इट। एंड इसमें आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो अदर कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स दे फील चीटेड, दे फील कि यार हमें तो ये गलत बात हो गई, वो नया कस्टमर तो तुम्हारा बेटा बन गया है, उसको लॉयल्टी तुम्हारी उसकी लॉयल्टी चलती है, तो दे में फील लॉयल्टी वाज बीइंग पेनलाइज्ड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम लॉयल्टी है, हमारी लॉयल्टी है, तुम नए वाले को ले आए, उसको जो है सस्ते में दे रहे हो, हम लॉयल हैं तो हम तो नहीं खेल रहे यार तुम्हारे साथ। तो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी कैन से। नेक्स्ट, इसके बाद जो है आपको अल्टीमेटली चारों तरह की हमारी क्वालिटी की कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बतानी। जैसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट, उसको फिर लिंक करना है आपके वैल्यू चेन एनालिसिस की प्राइमरी एक्टिविटीज से। तो ऑपरेशन से जैसे हमने लिंक किया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर करा लेते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ मशीन करा लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी पोटेंशियल फॉल्ट जो है बच जाएंगी हमारी, और गारंटी क्लेम्स के खर्चे बच जाएंगे। वी वांट टू सेव दैट ओनली। तो प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके, कैलिब्रेशन और मशीनरी चेक करके हम लोग जो अपना गारंटी क्लेम्स जो है रिड्यूस कर देंगे। दूसरा अप्रेजल कॉस्ट, अगर हम लोग
अपनी अप्रेजल कॉस्ट इस तरीके से इनकमिंग इंस्पेक्शन की कॉस्ट ही बचा लें। कैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कि भाई हम अपने सप्लायर को कहें आप टीक्यूएम कर लो, अगर वो टीक्यूएम इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो उस केस में वही इंस्पेक्ट करके देंगे, हमारे को यहाँ पे इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ये कॉस्ट बच गई। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट को अगर हम देखें तो ऑपरेशंस में ही हम लोग अपनी रीवर्क कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जो हमें ठीक कराने की, रिपेयर वगैरह की, जो हम लोगों ने उनको कहा हुआ है कि भाई हम आपके गारंटी क्लेम्स हैं, तो उसमें अगर इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन किया तो ट्रेनिंग के जो खर्चे हैं नो डाउट्स, लेकिन जो इंटरनल फेलियर है उसकी वजह से बच जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सटर्नल फेलियर सर्विस, दैट इज अगर इन्होंने डिजाइन ही ऐसे किया, क्वालिटी इस तरीके से सेट कर दी, पहले से ही डिजाइन इतना बढ़िया है कि मतलब उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्वालिटी टिच मस्त 10 on 10 है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना है, गारंटी क्लेम कम हो जाएंगे, सर्विसिंग रिपेयरिंग की कॉस्ट जो है हमारी कम हो जाएगी। तो आप लोग एक काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको लिख रहे हैं, प्लीज स्टार्ट कॉपिंग।